दूसरा पार्ट पे देख लेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ का। All right, good work. Right, just that's done. Let's make a start now, बच्चों. Let me just check ये हो रही है. Yes, it is happening. Who has joined now? Rafi. Right, so we have about 16 kids, 14 kids. Assalamu alaikum, Rafi. And let's go to past papers. जी बेटे, तो हमने मार्च 21 का पेपर कर लिया था, एक ही होता है उसमें. अब समर 21 का पेपर ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये तो आप लोग कर चुके हो. चलें, स्टिल देयर इज नो हार्म, लेट्स गो फॉर इट एंड तसल्ली से इसको देखते हैं. पहला क्वेश्चन जी आप सबको आ जाएगा. अ टूरिस्ट visits the coast for a holiday. On her first day, she visits the local tourist office for information, goes for a swim in the sea, spends the evening enjoying the view of the coastline, and rents a campsite for an overnight stay. Which activities involve economic goods and which involve free goods? Free goods unlimited in supply हैं, zero opportunity cost of consuming them, कोई पैसा नहीं चार्ज होता. इकोनॉमिक गुड्स वो हैं जो लिमिटेड इन सप्लाई हैं, जिनकी प्राइस होती है. कंजम्पशन वही एक्सक्लूडिबिलिटी राइवलरी वाला सीन होता है. खैर पब्लिक गुड्स भी इकोनॉमिक हैं, वो भी पे होती हैं फ्रॉम गवर्नमेंट के पैसा. खैर इस केस में ऑप्शन डी करेक्ट है जी, स्विमिंग एंड साइट सीइंग. इसका कोई पैसा भी नहीं लगता और साथ में कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं है, अनलिमिटेड सप्लाई है. सो बेसिकली वी शुड look at the option again. Yeah, there we are. So D, swimming and sightseeing, economic goods, whereas what's it called, camping and information, वो economic free goods. Oh गलत कर गया हूँ, sorry, दोबारा देखते हैं. Swimming and sightseeing, free goods, yeah, and camping and economic information, economic goods. तो option A बनता है. Sorry, my bad. सबको clear है? कोई confuse तो नहीं कर दिया? Okay, let's move on. Number 2, which aspect of a planned economy might be viewed favorably by a consumer but favorably by a producer? क्या हो गया आज? Which aspect of a planned economy might be viewed unfavorably by a consumer? Consumer unhappy है उसके बारे में planned economy के कोई aspect बताएंगे, जबकि producer उसको favorably देख रहा है. They are happy with that. So we have another kid, Hamza. राइट जी. सो ऑप्शंस को देखते हैं, वन बाय वन रिजेक्ट करते जाते हैं. अ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग में टाइम लगा रही है गवर्नमेंट, तो इसको कंज्यूमर भी अनहैप्पी होगा और प्रोड्यूसर भी. वो उनको सब्सिडाइज करने में देर लगाएंगे, टैक्सेस हटाने में देर लगाएंगे. डिसीजन मेकिंग जब भी स्लो होती है कोई खुश नहीं होता. लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम टू चेंजिंग इकोनॉमिक इवेंट्स, इसमें भी कंज्यूमर अनहैप्पी होगा और प्रोड्यूसर भी अनहैप्पी होगा, क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा टू रिस्पॉन्ड टू कंज्यूमर नीड्स प्रॉपर्ली. राइट जी, तो ये हो गया. उसके बाद बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रही है. लेट्स सी. थर्ड जी, एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस, दोनों अनहैप्पी होंगे. डी शुड बी करेक्ट. एन एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स आर मशीनरी, रोबोट्स, टेक्नोलॉजी, अपना रोड्स वगैरह. इस पे प्रोड्यूसर्स खुश होंगे, उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस बेहतर हो जाएंगे, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा. लेकिन कंज्यूमर अनहैप्पी होंगे, क्योंकि जब कैपिटल गुड्स की तरफ पीपीसी पे आप जाते हो तो कंज्यूमर गुड्स कम बनती हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स चॉइस कम हो जाती है. किसी बच्चे को सेकंड क्वेश्चन के स्केच में कोई मसला? ग्रेट जी जी, ओके गुड ना. आप अगर नहीं है तो जस्ट स्टे क्वाइट, अगर कोई मसला है तो ऑफ कोर्स यू आस्क. लेट्स गो टू नंबर 3. If the rate of inflation rises from 2 to 20%, which function of money is likely to be most affected? याद रखिएगा, जितना मनी फ्यूचर में जाती है उतना वो फंक्शन ज़्यादा अफेक्ट होता है. तो सबसे ज़्यादा हमेशा स्टोर ऑफ वैल्यू, दूसरे नंबर पे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी उधार जो मनी दी जाती है, थर्ड नंबर पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और सबसे एंड पे यूनिट ऑफ अकाउंट अफेक्ट होगा. तो इस केस में हमारे पास साफ साफ ऑप्शन बन रही है जी, स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन सी. इन्फ्लेशन आने से सबसे पहले सेवर्स लूज एज इंटरेस्ट रेट इज स्लो टू कैच अप. सेवर्स की रियल वैल्यू ऑफ सेविंग गिर जाती है, तो सबसे पहले वो अफेक्ट होते हैं. सबको क्लियर? गुड. नंबर 4,
विच स्टेटमेंट वुड बी क्लासिफाइड बाय एन इकोनॉमिस्ट एज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट? कल भी डिस्कस किया था, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर सिंपली दोज विच कैन बी रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, कैन बी वेरीफाइड, किसी लैब में किसी डेटा के अगेंस्ट उसको चेक किया जा सकता है, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, कैन बी प्रूवन राइट और रॉन्ग। जबकि नॉर्मेटिव आर बेस्ड ऑन ओपिनियन, श्योर्ड, डिजायरेबल, वेलफेयर, हार्मफुल, फलाना फलाना फलाना। तो इस केस में हमें ऐसी कोई स्टेटमेंट ढूंढनी है जो पॉजिटिव हो। आई विल गिव इट टू यू गाइस, तसल्ली से देखें ताकि मुझे इस पे क्लैरिटी आए कि मेरे कुछ बच्चों को ये समझ आना शुरू हो गया। सी तो बेटे शुड लिखा हुआ है, क्लियर कट नॉर्मेटिव है ये। डी इज करेक्ट। देखो पहले में इम्पॉर्टेंट, अब डिफरेंट ग्रुप्स के लिए इम्पॉर्टेंट डिफरेंट है। अमीर कहेंगे इन्फ्लेशन अच्छी बात है, हमारे एसेट्स वगैरह महंगे हो रहे हैं, हमारी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बढ़ रही है। गरीब जिनकी फिक्स्ड इनकम्स हैं वो ना खुश होंगे, तो इम्पॉर्टेंट अलग अलग हो गया। प्रायोरिटी, प्रायोरिटीज भी हर किसी की अपनी अपनी है, ठीक है ना, ये भी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गई। शुड तो जब भी देखो आंखें बंद करके इसको नॉर्मेटिव में कैटेगराइज करना है। किसने कहा था सी? Who's that? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसे करना। हाँ नॉर्मेटिव नहीं थी, पॉजिटिव। गवर्नमेंट विल नॉट इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेशन, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। एक बंदा कह रहा है गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स वगैरह नहीं बढ़ाएगी। 2 महीने बाद अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए वो झूठा था, नहीं बढ़ाए तो सच्चा था। सो वी कैन चेक इट लेटर ना, तो बाकियों में हम चेक नहीं कर सकते। सबको ये क्लियर हो गया? बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है नॉर्मेटिव पॉजिटिव का। लुक फॉर वर्ड्स लाइक शुड, वेलफेयर, डिजायरेबल, हार्मफुल, गुड, बेटर, बेस्ट, इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी, इंटरेस्ट, इस तरह की बातें देखना जिसमें ओपिनियन आ रहा हो, वो नॉर्मेटिव होती है। और वैसे भी 3 स्टेटमेंट एक साइड पे जा रही हैं, चौथी डिफरेंट वाली पिक करो तब भी आप सेफ हो। विच स्टेटमेंट अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज करेक्ट? इट कैन नॉट चेंज इन शॉर्ट रन, गलत स्टेटमेंट है। शॉर्ट रन में हम सिर्फ कैपिटल ऐड नहीं कर सकते, मशीनरी वगैरह, लेबर ऐड हो सकती है, तो उससे प्रोडक्शन थोड़ी रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन चेंज हो सकती है। पीईएस इनइलास्टिक रहती है लेकिन चेंज हो सकती है सप्लाई। इंक्रीज, इट इंक्रीजेज एज टाइम पीरियड लेंथन्स, आगे देखने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट। टाइम पीरियड शॉर्ट रन में इनइलास्टिक, लॉन्ग रन में कैपिटल भी ऐड कर सकते हो, मशीनें लगा सकते हो, मर्जर्स कर सकते हो, तो ये आपका बढ़ जाती है पीईएस। इट्स इन्फिनिट इन मोमेंटरी टाइम पीरियड, मोमेंटरी टाइम पीरियड इज जस्ट अ फ्यू आवर्स, मे बी अ डे और टू, जिसमें स्टॉक से भी सामान निकाल कर रिलीज नहीं किया जा सकता, तो यहाँ सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक रहती है, तो ये गलत है। इट इज जीरो इन द लॉन्ग रन में इलास्टिक हो जाती है, सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, तो बी। इट इंक्रीजेज एज टाइम पीरियड लेंथन, शॉर्ट रन में इनइलास्टिक थी, लॉन्ग रन में आपने नई फैक्ट्री लगा के आसानी से अब सप्लाई बढ़ाओ, शूज बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, आसानी से रिस्पॉन्ड करो। सबको क्लियर हो गया बेटे? Yes, sir. Thank you. Number 5 is good. Let's go to number 6. The PD of a firm's product is equal to 1 for all price changes. Unitary elasticity, ये मैं चाहूंगा आप लोग करें। What would be the result of this? ये हम बहुत दफा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। So one of you take your time and tell me what's the correct option. बहुत अच्छे मुनीब। यूनिटरी इलास्टिसिटी हो, रेवेन्यू चेंज नहीं होता नो मैटर व्हाट वी डू टू द प्राइस, क्योंकि जितने परसेंट प्राइस चेंज करोगे उतने परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाएगी, तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड हो जाएंगे। ये सी कुछ बच्चे चूज कर लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड विल ऑलवेज बी द सेम व्हाटएवर द प्राइस, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इस केस में तो यूनिटरी में अगर आपने 10% प्राइस कम किए, 10% डिमांड बढ़ेगी, डिमांड चेंज होती है, क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन आती है, सो रेवेन्यू अलबत्ता चेंज नहीं होता, तो डी इज करेक्ट। किसी को मसला हो तो बता दें, मैं 2-3 सेकंड 4 सेकंड पॉज कर रहा हूं। Number 7, what leads to a downward shift of a normal supply curve? Downward means to the right, यानी नीचे की तरफ, तो सप्लाई बढ़नी चाहिए। कैन somebody pick it up? मुनीब आप ना बताइएगा इस दफा, आई वांट डिफरेंट किड्स। हमजा रहमान, कैन यू पिक इट अप? सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हो रहा है, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? टेक योर टाइम।
सर क्वेश्चन नंबर 7 है। यस मेरा बेटा, तसल्ली से देखना, जल्दी नहीं करना। सर ए पार्ट। दोबारा देखो मेरा बेटा, डाउनवर्ड शिफ्ट मींस सप्लाई कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई बढ़ रही है। बी होगा। हमजा बताइए। यस सर। विच वन? सर बी। एक्सप्लेन करें। सर आपकी लेबर फोर्स प्रोडक्टिव होगी तो आपकी कहते हैं वो गुड ज्यादा जल्दी बनाएंगे, वो सप्लाई आपकी बढ़ेगी इस तरह। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। बाकी ए सी डी तीनों में देखो, रिवेंटस के फैक्टर्स के मुताबिक कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बढ़ रही है, सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, अपवर्ड शिफ्ट होगी। राइज इन रेट ऑफ सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस सप्लाई का फैक्टर है, लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे। राइज इन वेज रेट, कॉस्ट बढ़ेगी, लेफ्ट पे शिफ्ट। तो हमजा बड़ा आसान क्वेश्चन था जो आपने जल्दी में गलत कर दिया। सो टेक योर टाइम बेटे। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, 3, और सिवाय मुनीब के किसी ने सही आंसर नहीं दिया। जी बताएं बेटे। सॉरी, यस, आई एम अनेबल टू हेयर यू। जो भी हैं आप, आपका साउंड आ रहा है माइक का, लेकिन आप नहीं बोल रहे शायद। चलें, लेट्स गो टू नंबर 8 अनलेस यू हैव अ क्वेश्चन। ओके, नंबर 8, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काइंडली टेक आउट योर पेन्स एंड नोटबुक्स। मैं आपको ये लिखवा के करवाना चाह रहा हूँ ताकि किसी किस्म का ऐसे क्वेश्चंस में आपको, वैसे पहले किया हुआ है क्लास में, लेकिन किसी किस्म का आपको ग्लिच ना आए। इसको मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे करवा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा पेन नहीं चलता अब यहाँ पे, तो ये जी वो कह रहा है जी, मार्केट इक्विलिब्रियम इज विद 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ $10। $10 की प्राइस पे 100 मार्केट इक्विलिब्रियम था, यानी 100 डिमांड 100 सप्लाई, तो वहीं पे इंटरेक्शन हो रही थी। जी बेटे, माइक ऑफ करें बेटे, whoever you are. Price elasticity of supply for the product is +2. इसका क्या मतलब है? 1% change in price will cause 2% change in supply. And price elasticity of demand is -1. माइनस तो हमेशा होता है, पीडी में नेगेटिव रिलेशनशिप है। 1 means unitary. 1% change in price will cause only 1% change in demand. What will be the state of the market if minimum price of $11 is imposed? अब जी मैं यहाँ पे अपना पेन लेके आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ। Somebody is looking to join the class. Let me quickly let them in. Right जी, so ये देखिएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे हमने क्लासेस में किया हुआ है, लेकिन एहतियातन दोबारा लास्ट मिनट प्रैक्टिस अच्छी बात है। I'm just plugging my stuff in जी। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, 100 यूनिट्स बिक रहे थे जब प्राइस 10 थी, सॉरी, यानी इक्विलिब्रियम पे 100 डिमांड 100 सप्लाई दोनों थे, ठीक है। अब हमने देखना है पीईएस, उसने बताया +2 और प्राइस कितनी बढ़ी है 10 से 11। तो पहले तो हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करेंगे। 10 से 11 मींस, पहले मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, चेंज इन ओवर ओरिजिनल इनटू 100। ये क्वांटिटी का भी प्राइस का भी सेम फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए। कितना चेंज आया जी 10 से 11? 1। ओरिजिनल वाज 10 इनटू 100 मींस 10% प्राइस हमारी 10 से 11 जाने पे बढ़ी है। बच्चे 1% कर लेते हैं, नहीं फिर वो तो $1 है, 10%, ठीक है। 10 to $11। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही हो? सर एक दफा फिर बता दें। ओके बेटे, 10 से 11 पे प्राइस गई है। आपको मैथ का क्लास 4 का क्वेश्चन दे रहा हूं। $10 was the price, it rose to $11. By how much percentage did the price rise? कैलकुलेट करें। 10%, that's what it is, ठीक है ना। ये भी मैं आज अपनी बेटी को करवा रहा था, उसकी क्लास 7 है, लेकिन सिमिलर क्वेश्चंस थे। सो दिस इज वेरी इजी मैथ, एएस में बहुत इजी मैथ है। सबको क्लियर हो गया ना? अब पीएस की वैल्यू है जी +2, विच मीन्स, मैं पहले थ्योरी लिखवाता हूँ। पीएस 2 हमेशा प्लस तो होगा ही पीएस में,
means 1% change in price causes 2% change in quantity supplied. समझ आ गया? जो वैल्यू होना इलास्टिसिटी की, जैसे 2 है, इसका मतलब है 1% प्राइस में चेंज तो 2% क्वांटिटी में चेंज आएगा. अब प्राइस जो है वो बड़ी है बाय 10%. मुझे बताइएगा कोई बच्चा, 2 PES से कितने परसेंट क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी? 1% चेंज, हाँ सॉरी 20%. तो 10% प्राइस चेंज हुई थी इंटू 2 PES, जो इलास्टिसिटी का फिगर है उसमें मल्टीप्लाई करो, 20% सप्लाई बढ़ेगी. ओरिजिनल सप्लाई वाज 100 एट इक्विलिब्रियम, अब पहुंच जाएगी 120 पे. 100 का 20% इज 20. समझ आ गया बेटे? क्वांटिटी सप्लाइड अब 120 पे नहीं आ जाएगी. किसी को यहां प्रॉब्लम आ रहा हो? पीडी, हाँ पीडी का -1 है, माइनस हमेशा होता है. सो मींस कोई बताएगा मुझे इसका क्या मतलब है? 1% change in price और 1% change in quantity. 1% change in QD. मुझे हारून अहमद आप बताएं, प्राइस बढ़ी है 10%, डिमांड -1 है, कितने परसेंट गिरेगी? 10%. क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय 10%. मुझे बता दें शारून, माइक ऑन करें, शाबाश. 10% डिमांड गिर के 100 से कितनी बाकी बच जाएगी? अब क्वांटिटी डिमांडेड 100 से क्वांटिटी डिमांडेड अब कितनी बच जाएगी 10% गिर के? से 90. थैंक यू. में अब देखो जी, सप्लाई इज 120, डिमांड इज 90. ये याद रखिएगा. वापस जा रहे हैं हम अपने क्वेश्चन पे. कौन सी ऑप्शन ठीक है? सप्लाई इज 120, डिमांड इज जस्ट 90. डी ऑप्शन. डी, एक्सेस सप्लाई ऑफ 30 यूनिट्स. किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आ रहा हो प्लीज बता दें. ये मैं 2-3 बार क्लास में करवा चुका हूं, बट स्टिल इफ देयर इज एनी इश्यू लेट मी नो. Okay, let's move on. Number 9. आसान क्वेश्चन जी. डायग्राम shows the market for meat in equilibrium at X. एग्जाम में place your finger at X, ये आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है. Cost of producing meat rises. यहीं रुक जाओ. अब X से आपका इक्विलिब्रियम, मेरा एरो पॉइंटर देखो, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, कॉस्ट बढ़ने से यहां आ जाएगा. There is a trend for consumers to change from meat to vegan non-animal diet. तो मीट की डिमांड गिरेगी, ट्रेंड चेंज हुआ है. A point is your correct option. किसी बच्चे को मसला आ रहा हो? Okay. Number 10. Could X and Y are complements. जैसे ही complements पढ़ो, negative relationship mind में लाओ. एक की प्राइस बढ़े, दूसरे की डिमांड गिरेगी, vice versa. What will be the effect on equilibrium price and quantity of good X? इसका बेस्ट हल क्या है? आप X को बना दो गाड़ियां, या पेट्रोल बनाते हैं, X को पेट्रोल बना दो, Y को बना दो कार्स. What will be the effect on equilibrium price of and quantity of good X, यानी गाड़ियां, और of an increase in supply of good Y, यानी पेट्रोल की सप्लाई बढ़ी, पेट्रोल सस्ता हुआ, गाड़ियों की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी. सिवाय उम्मे के क्यों नहीं बाकी बच्चे बता रहे? मुझे समझ नहीं आ रही. These are some things we have done so many times. May I know what's the reason that why Umm Kulsum is the only one who's responding? मैं स्लो चल रहा हूँ. I want to involve you guys more today. आहिस्ता आहिस्ता मैं कंट्रोल अपना काम कर रहा हूँ. मुझे बताइए प्लीज. चलें जी, लेट्स कीप इट साइलेंट. मुआज कौन है? अस्सलाम वालेकुम. हु इज मुआज? जल्दी से बताइए बेटे, वरना आई हैव टू
let you go from meeting. Yes. क्या ले ठीक हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा. Okay. All right जी. बेटे देखें, why let's say cars, उनकी सप्लाई बढ़ी है, गाड़ियों की प्राइस कम होगी, सप्लाई शिफ्ट होती है इससे. इंक्रीज इन सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई नहीं कह रहा, सप्लाई बड़ी, गाड़ियों की प्राइस गिरी, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट करके देखो. गुड एक्स यानी पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. डिमांड बढ़ने से इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ती है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी. डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट करके खुद चेक कर लीजिए. प्लीज उम्मीद के अलावा बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करो. प्राइवेट कंपनी अचीव्स अ प्रोड्यूसर सरप्लस एट द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस. जो मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस है वहां पे एक कंपनी को प्रोड्यूसर सरप्लस मिल रहा है. ये कहाँ होता है? सप्लाई कर्व से ऊपर, प्राइस लाइन से नीचे, यानी डिफरेंस बिटवीन मिनिमम विलिंगनेस टू सेल एट एंड द मार्केट प्राइस. व्हाट माइट रिड्यूस द साइज ऑफ द प्राइवेट कंपनीज प्रोड्यूसर सरप्लस. अब देखते हैं. प्राइवेट कंपनीज चूज टू प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर कस्टमर नीड्स. कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर सरप्लस प्रॉफिट ही है. अगर वो प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है तो प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ेगा, रिड्यूस नहीं होगा. ऑप्शन ए रिजेक्टेड. प्राइवेट कंपनी स्टार्ट टू पे डिविडेंड्स आउट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट ज्यादा बनाएंगी तो डिविडेंड देंगी, इसमें भी प्रोड्यूसर सरप्लस कम नहीं होगा. गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिलो द मार्केट प्राइस. दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी. प्राइवेट कंपनी सप्लाई कर्व बिकम्स मोर इलास्टिक. दिस इज 100%. तो सी और डी में से हम, हाँ जी डी ठीक है. व्हाई नॉट सी? व्हाई नॉट सी? क्योंकि डी तो फुल एक्यूरेट बन रहा है. हाँ, डी में हो सकता है उसने मिनिमम प्राइस लगा दी हो बिलो मार्केट प्राइस, वो इफेक्टिव नहीं होगी. फॉलो कर रहे हो ना? उसने मैक्सिमम प्राइस का वर्ड यहां नहीं बोला. समझ रहे हैं? इसलिए उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है. सब बच्चों को ये बात समझ आ रही है? मैं जरा ड्रॉ करके आपको दिखा दूं कि डी क्यों करेक्ट है. पहले जी इनइलास्टिक सप्लाई कर्व था, ये हमारी प्राइस लाइन थी, ये हमारा पूरा एरिया, लेट्स से ए ई पी, ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस था. अब सप्लाई कर्व इलास्टिक हो गया है, बी S1, तो बी पी ई सिर्फ रह गया, ये वाला इलाका खत्म हो गया. तो सप्लाई कर्व इलास्टिक होने से प्रोड्यूसर सरप्लस डेफिनेटली कम होता है. दूसरे केस में हो सकता है मिनिमम प्राइस लगी हुई हो तो वाला जगह लगी हो तो इफेक्ट ही ना पड़े. बेटे समझ आ गया सबको? Yes, sir. Okay, great. Let's wait a couple of seconds for the others. Great. ये किससे बताएं सर? जी कौन है आप? Sorry? Okay, whoever it is मुझे पता नहीं लग रहा है, लेकिन anyways देखो बेटे, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? मिनिमम विलिंगनेस जिस पे वो बेचना चाह रहा है प्रोड्यूसर, और मार्केट प्राइस में जिस पे वो एक्चुअली बेच रहा है उसका डिफरेंस. ठीक है? आतिक आशिक, ऑफ कोर्स, राइट जी. सो प्राइवेट कंपनी प्रोड्यूसर सरप्लस अचीव कर रही थी. सरप्लस कम क्यों होगा? दो ही रीजन हो सकती हैं, या तो प्राइस कम हुई है या इलास्टिसिटी चेंज हुई है, या कोई इनडायरेक्ट टैक्स लगा है जिससे सरप्लस कम हो सकता है. ठीक है ना? लिहाजा हमारे पास कौन सी ऑप्शन बच गई? ज्यादा इलास्टिक सप्लाई. मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं अपने ग्राफ में, ये देखो S0 इलास्टिक कर्व था. प्रोड्यूसर सरप्लस वाज APE, एरिया बिलो द प्राइस लाइन अबव द सप्लाई कर्व. और जब इलास्टिक वाला मैंने लगाया S1 तो सिर्फ BPE बच गया. सरप्लस कम हुआ ना मेरा बेटा? Yes, sir. Okay. All right, let's move on to number 12. How would an economist establish the market demand curve for a private good? प्राइवेट गुड्स ही बेचती हैं मार्केट्स, पब्लिक गुड्स तो नहीं बेचती. हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को. तो डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व कैसे निकलता है? सिंपल बाय डेफिनेशन. उम्मी के अलावा कोई बच्चा बताएगा मुझे कौन सी ऑप्शन ठीक है? ये किसने बताया? सॉरी कौन? मेमुना, गुड वर्क. By horizontally adding या combining individual demand curves.
हमने अगर कहते हो तो मैं एक बार फिर वो ग्राफ बना के दिखाता हूँ मेमोना A2 में, शायद इसको ज़्यादा अच्छा याद इसलिए है, लेकिन लेट्स जस्ट डू इट वंस मोर। AS में भी हम करते हैं, नोट्स में ये चीज़ मौजूद है। दो डिमांड कर्व लगा रहा हूँ जी, ये मिस्टर A हैं एक साहब, उनका डिमांड कर्व है, और ये मिस्टर B हैं, उनका डिमांड कर्व है। ये प्राइस, ये क्वांटिटी, आई थिंक कोई बच्चा है क्लास में, मैं जल्दी से देख लूँ, नहीं, अच्छा जी, तो ये हैं दो लोग। लेट्स से $5 की प्राइस थी, मिस्टर A वाज बाइंग 10 यूनिट्स, मिस्टर B वाज बाइंग 20 यूनिट्स। तो मार्केट डिमांड 10 + 20 हमने जमा करके पहला पॉइंट लगाया 30 पे। अब प्राइस हुई बेटे कम, 4 पे आई प्राइस। मिस्टर A इज नाउ बाइंग 15 यूनिट्स एंड मिस्टर B इज नाउ बाइंग 25। तो मिल मिला के 15 + 25 40 पे दूसरा पॉइंट हम लगाएंगे। तो बेसिकली मार्केट डिमांड क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को हॉरिजॉन्टली जमा करते जाओ, सम बनाते जाओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है कि दो बंदे हैं तो उन दोनों की डिमांड जमा कर लो, डिमांड कर्व्स को हॉरिजॉन्टली जमा कर दो तो मार्केट डिमांड बन जाती है। सबको क्लियर हो गया ये, या कहीं कोई ग्लिच? सर क्लियर है। ओके, एनीवन जी, एनीवन? क्योंकि यही मार्केट सप्लाई का भी है, हॉरिजॉन्टल सम या एडिशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स, ठीक है। Okay, let's move on. Number 13. The knowledge of which combination of demand elasticities would be relevant for a firm trying to increase its revenue? Anyone who wants to answer? Sir, A part. A part, Munib. All elasticities are ultimately to generate revenue. XCD हो, YD हो, हम सही तरह की गुड्स बनाते हैं ताकि रेवेन्यू बढ़े। PD में तो डायरेक्टली प्राइसेस चेंज करके रेवेन्यू करते हैं। So option A. Everyone clear? Yes, sir. Excellent. Number 14. What will definitely stop following the nationalization of an industry? Good question. Nationalization हुई है, क्या चीज डेफिनेटली रोकेगी? Dividend payments to industry's shareholder is the correct option, क्योंकि गवर्नमेंट शेयर्स नहीं बेचती। वंस नेशनलाइज होगी तो शेयर्स नहीं बेचेंगे तो डिविडेंड्स कैसे होंगे? B. Job losses among the industry's workforce. Yes, गवर्नमेंट कोशिश करेगी क्या जॉब लॉसेस ना हो, लेकिन स्टॉप नहीं हो सकेगा। अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट की होते भी होती है। प्राइस इंक्रीजेस फॉर द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, यस गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस लगाएगी, सब्सिडाइज करेगी, लेकिन स्टॉप होना जरूरी नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, इन्फ्लेशन आ जाए तो बढ़ सकती है। क्लोजर ऑफ अनप्रॉफिटेबल फैक्ट्रीज इन द इंडस्ट्री, यस गवर्नमेंट विल ट्राई कि चलाते रहें पूरे मुल्क में वो रेल सर्विस है वटेवर, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अनप्रॉफिटेबल है तो बंद करना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली स्टॉप क्या हो रहा है? डिविडेंड पेमेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट शेयर बेचती नहीं। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। एक्सीलेंट, लेट्स गो टू 15। और ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार ग्रुप्स को भी समझाया है, सो आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल। मैं एक बार करवा देता हूँ। डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग अ सब्सिडी ऑन अ प्रोडक्ट। सब्सिडी से सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होता है। देखो, डाउनवर्ड शिफ्ट मींस राइट शिफ्ट। What are the effects of the subsidy on government spending and consumer spending? Government spending देखो, per unit subsidy कैसे निकलती है? Vertical distance between both supply curves at the new quantity 120 पे जाके vertical distance अगर आप price line से देखो तो 8 and 12 $4 पर यूनिट सब्सिडी है। अब ट्रेड कितना हो रहा है? S2 और डिमांड के D के इक्विलिब्रियम पे 120 यूनिट्स, तो 4 into 120 गवर्नमेंट विल गिव 480 million एज अ सब्सिडी। ये आखिरी दो ऑप्शंस हमारे पास बच गए। अब इनमें से ठीक कौन सी है? कंज्यूमर स्पेंडिंग देखते हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग वही है जो फर्म्स का रेवेन्यू है। स्पेंडिंग होती है तो रेवेन्यू जनरेट होता है फर्म्स के लिए। $10 पहले इक्विलिब्रियम पे था, 100 यूनिट्स बिक रहे थे, $1000 मिलियन कंज्यूमर स्पेंड कर रहे थे। अब प्राइस हो गई 8 और 120 हो गई क्वांटिटी ट्रेडेड। 8 into 120 is 960। 40 मिलियन से कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी। ऑप्शन इज सी। किसी बच्चे को ना आ रहा हो, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं इस पे 1-2 मिनट लग जाएं। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो उसको ठीक कर लें। Sir, government spending कैसे calculate? Government spending is always बेटे vertical distance between two supply curves after the shift। नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 120 पे जाओ,
वर्टिकल डिस्टेंस कैसे मालूम होगी? प्राइस लाइन से 12 to 8, $4 की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। कितने यूनिट्स अब ट्रेड हो रहे हैं? 120, तो 4 into 120, 480। ओके एनीवन एल्स जी? सर कंज्यूमर स्पेंडिंग वाला समझा दें फिर। मुझे बताओ इरास, रेवेन्यू कितना था फर्म्स का पहले बिफोर सब्सिडी? सर 10 into 100। वही स्पेंडिंग होती है कंज्यूमर की। फर्म्स को रेवेन्यू कहां से आता है? सिटी स्कूल का रेवेन्यू क्या है? जो आप लोग पे करते हैं। समझ आ गया ना? सो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग इज फर्म्स रेवेन्यू। अब कितना है जी? कंज्यूमर $8 पे 120 यूनिट्स ले रहे हैं, तो 960 $40 से गिर गया। ठीक है सर, आगे। एक्सीलेंट। एनीवन एल्स जी? बच्चों जिनका कॉन्सेप्ट यहाँ वीक है ठीक कर लो, बार बार वही चीजें आनी है। ओके खैर, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हमारे पास 24 मिनट है, जरा स्पीड अप करते हैं। 16 इन द डायग्राम S1 and D1 आर द इनिशियल डिमांड सप्लाई कर्व्स। इसको नोट डाउन कर लें। स्ट्रेट लाइन S1 जो लगा हुआ है, D1 इक्विलिब्रियम पे हाथ रख लें। What would be the new supply curve following the removal of an ad valorem tax on the product? ad valorem से बराबर शिफ्ट नहीं होता। जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स हटेगा, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होगा। सी और डी में से कोई ऑप्शन है? मुनीब, उम्मे, आप लोगों के अलावा कोई बताए? डी। इरास, वेल डन। आप इरास ही है ना? मैं आवाज से जज कर रहा हूं बस। जी सर। हाँ जी, डी, क्योंकि वो बराबर शिफ्ट नहीं हुआ। एड वैलोरम में अगर ये एड वैलोरम टैक्स लगा होता तो S1 से हम ए पे जाते, बी स्पेसिफिक टैक्स का। क्लियर होगी सबको? गुड, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 17। क्वेश्चन है, इससे हमारे जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे टैक्सेस के बारे में। टेबल शोज सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इन अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर यही होता है जो 30 जुलाई, सॉरी 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। ये जो फिस्कल ईयर मीन जैसे बैंकिंग का ईयर है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू दिए हुए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। एंड व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन $billion ऑफ टैक्स रेवेन्यू रेज्ड बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस? अदीब जरा देखिएगा बेटे आप, इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या रेवेन्यू मिल रहा है? बस पहले बता दें, आप क्लास में हैं। अच्छा अदीब नहीं है। मनान शामी, आर यू देयर? जी सर। मनान देखें, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं उनसे कितना रेवेन्यू? तसल्ली से देखो मेरा बेटा। मुझे बताते जाइएगा, मैं हाईलाइट करता जाता हूँ जो जो आपको लग रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1000 जी। और कैपिटल गेन, नो 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 नो, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। आपके पास कोई एसेट था, गेन कर गया, ये वेल्थ टैक्स फॉर्म है। कार्बन टैक्स, कार्बन टैक्स ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड। और आखिरी कौन सा है? आपकी है एयर पैसेंजर टैक्स, जो भी गुड या सर्विस की कंजम्पशन पे देना पड़ रहा है। सो 100 ऑफ कार्बन टैक्स, ये सर बी होगा। ऑप्शन बी नहीं होगी। 1000 ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1100 हो गया। एयर पैसेंजर टैक्स 1200 हो गया, तो ऑप्शन ए। गॉट इट इरास? सर एक दफा फिर बता दें कौन कौन। लेट्स गो वन बाय वन। पहला देखो, सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स, ये कोई टैक्स नहीं है, ये तो प्राइवेटाइजेशन से रेवेन्यू आया है, रिजेक्टेड। टैक्स ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड मींस बिजनेसमैन, यानी मैं अगर अपना बिजनेस करता हूं जॉब छोड़ के तो मैं अपने आप को तनख्वाह दूंगा, सेल्फ एम्प्लॉयड बोला जाता है उसको, तो वो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स कट किया। कार्बन टैक्स ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड, यस गुड्स पे टैक्स है, सर्विसेज पे टैक्स है, तो ये इनडायरेक्ट है पहला। कॉर्पोरेट टैक्स फर्म्स के प्रॉफिट पे लगता है, डायरेक्ट है, रिजेक्टेड। कैपिटल गेन्स टैक्स, आपका कोई एसेट था, कोई पेंटिंग, कोई ज्वेलरी का सेट, ओवर टाइम उसकी वैल्यू बन गई, एंटीक बन गया, या शेयर्स थे वैल्यू गेन कर गया, उस पे जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है वो भी डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्लियर कट इनडायरेक्ट है। एयर पैसेंजर टैक्स, जो पैसेंजर भी हवा में फ्लाई करेगा प्लेन्स पे उसको $100 देने पड़ेंगे, समझ रहे हैं? तो 1200।
जी सर, ठीक है। Anyone who's not clear on this? I don't think we'll get another elaborate question like this जो taxes को इतना अच्छा समझाए. Let me just have a look. कितने बच्चे बैठे हुए हैं अभी? हाँ, बच्चे काफी सारे चले भी गए हैं. चलें, let's carry on जी. Number 18. I'm giving this question to Harun Ahmed. तसल्ली से देखो. Education from 4 to 16 years of age in most developed economies is provided at zero price. Government free दे रही होती है. अब ये कोई पब्लिक गुड नहीं बन जाएगी, याद रखिएगा. Why would the government do this? क्या मसला है एजुकेशन मेरिट गुड्स का जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनको फ्री में दे सकती है? सर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से. तो कौन सा ऑप्शन? शाबाश, ए होगा सर. ए. अब देखें, फ्री मार्केट एजुकेशन इज नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल, सो कंजम्पशन वुड सो जीरो आउटपुट वुड बी प्रोड्यूस्ड. गलत बात. ये राइवल भी है, एक को एडमिशन मिल गया दूसरे को नहीं मिलेगा, वो सीट गई. एक्सक्लूडेबल भी है, एक ने फी दी दूसरे नहीं दी. चले, ये फ्री गुड है लेकिन एक लिमिट तो है ना कोटा की, जब वो पूरा हो जाएगा तो बाकी एक्सक्लूड हो जाएंगे. तो ये एजुकेशन या जो चीज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है जरूरी नहीं है पब्लिक गुड हो, उसके लिए नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी नॉन राइवलरी होनी चाहिए. सो नंबर 18 सबको क्लियर है? ओके. नंबर 9, सॉरी, okay. Number 19, what will cause a movement along an aggregate supply curve? अब सोचिएगा, या तो प्राइस लेवल में चेंज, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन आएगी, या फिर एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाए. उसकी वजह से भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, प्राइस बढ़ेगी कम होगी और ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी. तो वन ऑफ यू प्लीज सॉल्व इट. उम्मे, यू कैन डू इट. राइज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स. परफेक्ट. एक्सपोर्ट्स डिमांड से एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगी और एक्सटेंशन आएगी सप्लाई कर्व के ऊपर, एग्रीगेट सप्लाई कर्व पे. बाकी सारे प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा. राइज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, कॉस्ट कम होने की वजह से प्रोडक्शन की. राइज इन रेट ऑफ सेल्स टैक्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा. प्रिवेंटिस के फैक्टर्स. नंबर 20 जी, अ गवर्नमेंट डीवैल्यूज इट्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी इट सेम? क्यों हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं? तसल्ली से देखें. बिल्कुल. तो कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है? बी फॉर बॉल. यस, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. बाकी रिजेक्ट करते हैं. डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव नहीं होंगी, वर्सन होगी. सी रिजेक्ट करते हैं. टू रिड्यूस अ करंट अकाउंट सरप्लस, डीवैल्यूएशन तो सरप्लस और बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट सस्ती इंपोर्ट्स महंगी. टू रिड्यूस डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, पैसा मुल्क में ज्यादा आएगा, इंपोर्ट्स के लिए कम जाएगा. एक्स माइनस एम में इंजेक्शन, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी. तो बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन. लॉजिक यूज कीजिएगा, आराम आराम से कीजिएगा. 1.5 मिनट होता है क्वेश्चन, 2 मिनट होते हैं क्वेश्चन के लिए. अक्सर क्वेश्चन 30 सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे मिनट लगा लो, 2 लगा लो. 21. As part of its trade policy, a government subsidizes the cost of machinery used to manufacture goods for export. क्या करना चाह रहे हैं ट्रेड बढ़ाने के लिए? अपनी वो मशीनरी जो एक्सपोर्टिंग गुड्स बनाती है उस पर सब्सिडी दे दी है गवर्नमेंट ने, यानी एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे रही है. हाउ विल दिस अफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट? बी, डिक्रीज द डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट वो है जिसमें वो परमानेंट इमिग्रेशन माइग्रेशन का पैसा है, पोर्टफोलियो, सॉरी क्या उसको बोलते हैं, पैटेंट्स, लोगोस, ट्रेडमार्क की सेल एंड परचेज, एसेट्स की सेल एंड परचेज, डेट फॉरगिवनेस, वो इसमें नहीं आएगा. बी, करंट अकाउंट का डिक्रीज हो जाएगा डेफिसिट, क्योंकि एक्सपोर्ट सब सस्ती हो जाएंगी. सबको क्लियर है? इतनी देर बाद? ओके. एग्रीगेट सप्लाई कर्व के ऊपर वो कहता है मूवमेंट आए. अब मैं आपको थोड़ा सा ये ड्रॉ करके दिखाता हूं. ओके जी, इन जगह बना लेते हैं. ये देखें, अदन 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं ऑन द कर्व मूवमेंट की. ये है एग्रीगेट सप्लाई कर्व. या तो हमारा प्राइस लेवल, जीडीपी, या तो हमारा प्राइस लेवल
बढ़ा या कम हुआ तो ऑन द कर्व मूवमेंट। ठीक है ना, समझ आ गया आदन? दूसरी सिचुएशन, हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ, बढ़ा या कम हुआ, तो उससे भी देखो प्राइस बढ़ेगी और ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी। अब देखो वापस, आपकी ऑप्शन में सिर्फ राइज इन एग्रीगेट डिमांड वाज द ओनली ऑप्शन दैट इज कॉजिंग इट बाय राइज इन एक्सपोर्ट्स। एक्स का इंजेक्शन आया है, ठीक है ना, बाकी से सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्टिविटी और सेल्स टैक्स सप्लाई के फैक्टर्स हैं। Great. Number 22. What is correct about causes of inflation? Demand pull, cost push के causes. Adan, why don't you try this? आराम से देखो, आराम से। Question 22. डी, शाबाश। डी एज इन डॉग बोला था ना? यस। लोअर डायरेक्ट टैक्सेस, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड राइट पे। राइजिंग एक्सचेंज रेट से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती। आपकी जो करंट अकाउंट है एग्रीगेट डिमांड गिरी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कम। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय लोअर इनडायरेक्ट टैक्सेस, लोअर इनडायरेक्ट टैक्सेस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, एग्रीगेट सप्लाई डाउनवर्ड राइट पे शिफ्ट होती है, इन्फ्लेशन कम होती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय राइजिंग एक्सचेंज रेट, राइजिंग एक्सचेंज रेट से एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, एक्स माइनस एम वाला पार्ट गिरता है, एग्रीगेट डिमांड गिरती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम होती है। 23. Very good question. Let's see, who do I want to give it to? It's a good question. Zainab Shoaib. तसल्ली से मेरा बेटा, figures shown are from New Zealand's balance of payment for 2017 according to data published by the Stats New Zealand in September 18. कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है, करंट अकाउंट बैलेंस, फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस, फिर नीचे गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस दोबारा अलग से दे दिए। यहाँ पे ट्रिक है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ बैलेंसिंग आइटम नेट एरर्स एंड ओमिशन इन न्यूजीलैंड? ज़ैनब, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर, वो गुड्स और सर्विसेज करंट अकाउंट में ऐड। हाँ शाबाश। तो देखो क्या डेफिसिट या सरप्लस है, क्या एंट्री करेंगे बराबर करने के लिए? सिर्फ पहले 3 का बैलेंस निकालना है आप, और फिर पता लग जाएगा आपको। वेट, सी, शाबाश। ज़ैनब बताएंगे कैसे आपने वर्किंग की? सर एक मिनट, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। आपने सॉल्व तो कर दिया है? सॉल्व से सही से नहीं हुआ था, अमाउंट भी डिफरेंट आई थी, तो सी के करीब था। नहीं, फिर तो गलत है, एग्जैक्ट अमाउंट आनी चाहिए। एनीबडी हु वांट्स टू एक्सप्लेन दिस आंसर? One kid. उम्मे? सर हम लोग ऐड कर देंगे 7600 में 1300 को। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव बैलेंसेस हैं, इनको ऐड कर दिया, ये बन गए 8900। शाबाश। आगे? और नेगेटिव बैलेंस 7000 का माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1900। तो 1900 से ये सरप्लस था, हमें डेबिट एंट्री डालनी पड़ेगी, माइनस एंट्री डालनी पड़ेगी 1900 की टू बैलेंस इट आउट। समझ आ गया बच्चों? Anyone who needs more guidance here? Very well explained. जी महिरा, आप मुझे बताएं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या कह रहा है? महिरा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या कर रहा है?
मे बी माइक का इशू है। कैपिटल अकाउंट बैलेंस सरप्लस है बाय 1300, फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस सरप्लस है बाय 3600, जमा किया 7600 प्लस 1300, 8900 का इनफ्लोज आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज। करंट अकाउंट में 7000 आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज, सो 8900 माइनस 7000, पॉजिटिव बैलेंसेस में से माइनस वाला निकाल दो। 1900 से सरप्लस चल रहा है इनका बैलेंस। अब जब सरप्लस हुआ तो कैसे इसको सही करें? नेट एरर्स एंड ओमिशंस में हमने 1900 की एंट्री डाल दी माइनस की। गॉट इट? डेबिट साइड पे। लेकिन हमने गुड्स और सर्विसेज का बैलेंस क्यों नहीं? हाँ, गुड क्वेश्चन। मुझे बताएं करंट अकाउंट में कौन से 4 हिस्से? ट्रेड इन गुड्स बैलेंस, ट्रेड इन सर्विसेज बैलेंस, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम्स बैलेंस। वो तो ऑलरेडी करंट अकाउंट में आ चुके हैं मेरा बेटा, उसने आपको यहां कंफ्यूज किया। पर सर नीचे तो 8000 बन रहा है टोटल और ऊपर 7000 है। कैसे 8000 बन रहा है? बैलेंस ऑफ गुड्स नेगेटिव है बाय 3, सर्विसेज सरप्लस है बाय 2, 2000 सरप्लस हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी दिए नहीं, उसमें कोई 9000 डेफिसिट होगा तो वो नीचे आ जाएगा। फॉलो कर रहे हो? आपको ये नहीं देखना कि उसकी कॉम्पोजिशन सही बनी है कि नहीं, उसने पूरा करंट अकाउंट नहीं दिया, उसने उसका बैलेंस आपको पहले दे दिया, तो उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या बच्चों को पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज करंट अकाउंट के अंदर ही है। ठीक है जी सर, ठीक है, समझ आ गया। राइट, लेट्स मूव ऑन, टाइम जरा हमारे पास कम है। माइनस 1900 क्यों आएगा? हाँ जी बेटे, क्योंकि सरप्लस था ना, सरप्लस क्रेडिट साइड पे होगा तो हमने उसे डेबिट साइड पे नेगेटिव एंट्री डालनी है बराबर करने के लिए। डेफिसिट होता तो पॉजिटिव आती है एंट्री। ठीक है, टू स्टेटमेंट्स आर शोन। A country can produce a good at a lower opportunity cost than other countries. Straightforward comparative advantage statement है। A country can produce a greater quantity of a good for the same quantity of inputs than another country. Same resources के साथ ज्यादा बना सक रहे हैं, ये absolute advantage की statement है। So option C। सबको क्लियर हो गया? अब अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपको ये टॉपिक एक बार रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि वीडियो तो मैंने लगाई हुई है, अगर आप लोग देख लें तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा, क्लास जाया नहीं होगी। Comparative advantages when a country can produce a good at a lower domestic opportunity cost than the other country, and absolute is same number of resources, number of labor and machines के थ्रू आप ज्यादा बना सकें, वो है absolute advantage। तो दोनों statements straightforward थी, option C। Diagram shows the effect of reduction of a tariff, ये कल भी किया था, on good X by a government tax, लगा इस बार tariff, excess SX word से shift होके ऊपर गई है। What is the revenue in US dollar million received by producers of the good in country Y after the tariff is introduced? Tariff से पहले कितना रेवेन्यू था? सप्लाई डोमेस्टिक देखो, $10 के ऊपर 80 यूनिट्स, तो वो 800 मिलियन रेवेन्यू ले रहे थे। अब 20 प्राइस चली गई है, वो 100 यूनिट्स बेच रहे हैं, अब वो 2000 रेवेन्यू ले रहे हैं। समझ आ गई बेटे? ऑप्शन डी है इसकी। किसी बच्चे को समझ ना आई हो प्लीज बताएं। यस, आप मुझे बताएं मेरे बेटा, जब $10 वर्ल्ड सप्लाई की प्राइस थी, एक सेकंड सर, इमरान का फोन आ रहा है, जस्ट अ मिनट। जी सर इमरान, अस्सलाम वालेकुम। बॉस बिल्कुल ठीक हूँ, लाइव क्लास में हूँ, अगर कोई जरूरी बात है तो मैं पॉज कर लेता हूँ। 11 बजे करूँ आपको? 11 बजे करता हूँ आपको मैं सर, थैंक यू। राइट जी, अब मुझे बताइए, $10 जब प्राइस थी वर्ल्ड सप्लाई पे, तो कितने लोकल फर्म्स बेचने में कामयाब थी? डोमेस्टिक सप्लाई कर्व्स के थ्रू देखो कितने यूनिट्स बेचने में कामयाब थी। 80। तो कितना रेवेन्यू था? 10 into 80, 800 मिलियन। अब देखो 20 पे प्राइस चली गई टैरिफ लगने के बाद, अब कितना बेच पा रही हैं? 100। तो कितना हो गया? 2000। आंसर सही हो गया ना? रेवेन्यू अब कितना मिल रहा है? डी, 2000। अच्छा, यहां मुझे बताएं गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना मिल रहा है टैरिफ का? हु विल बी एबल टू टेल मी दैट? $10 टैरिफ है पर यूनिट, 10 से 20 भी गई है ना, कितनी इंपोर्ट्स हो रही हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 10,000। नहीं नहीं नहीं, imports are difference between domestic supply and domestic demand.
20 सर 70 डिफरेंस है। 70 डिफरेंस है। 70 into 10 700 गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, मिलियंस। समझ आ रहा है बच्चों? 20 पे 100 यूनिट्स तो लोकल फर्म ने सप्लाई किए ना, 170 डिमांड है डोमेस्टिक, तो बाकी कहां से आएंगे? 70 इंपोर्ट से। जितनी इंपोर्ट है 10 into 70 700। ये वाला एरिया बेसिकली, ये जो बीच में एक ये वाली रेक्टेंगल बन रही है। समझ आया मेरे बच्चों? I need to know bete before I move on. जी सर। जी सर। Okay, let's move on to 26. Between 11 and 13, retailers reported that expenditure on domestically produced and imported goods has reduced. This was because consumers did not take out loans as the economy was in a recession. Recession था, domestically produced goods और imported goods दोनों पे expenditure कम हुआ है। So what is likely result of this? Decline in deficit in trade account. Yes. Decline in level of savings. Saving. Recession में लोग save ज़्यादा करते हैं, गलत हो गया। Decline in terms of trade. अच्छा जी, terms of trade. Recession है, let's see इसको बाद में। Decline in unemployment तो बढ़ती है recession में। B and D तो rejected है। I would go for A, decline in deficit in trade account, क्योंकि इनकम्स कम हुई है, इंपोर्ट्स कम करेंगे डेफिनेटली। डेप्रिशिएट हो जाते हैं ना करेंसी कैसे डेप्रिशिएट हो जाती है? डिमांड फॉर इंपोर्ट्स कम हो जाती है तो डेफिसिट कम हो जाता है। ठीक है, सेविंग्स हम ज्यादा करते हैं परेशान होके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। टर्म्स ऑफ ट्रेड पे देखते हैं। इंपोर्ट्स की डिमांड कम होगी तो उनकी प्राइस गिरेगी। एक्सपोर्ट्स की डिमांड जो है हमारी, रिसेशन हमारे मुल्क में बाहर नहीं है। अच्छा, ये भी हो सकता है। चलिए इसको कल देखते हैं। बाकी वैसे आई एम श्योर इट्स ए, लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू सी इट टुमारो अगेन। ओके जी, सॉरी हमारी करेंसी अप्रिशिएट करेगी तो अप्रिशिएट कैसे कर रही है मेरे बेटा? हाउ इज करेंसी अप्रिशिएटिंग? ऐसा कुछ नहीं है बेटे। सर इससे हम कम करेंगे, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे सर। एक्सपोर्ट्स का उसने कुछ नहीं बताया हुआ है। रिसेशन है, उसका प्रोडक्शन ही कम हो। वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट करेंसी बेटे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनकम्स गिरी हैं, इंपोर्ट्स कम, डेफिसिट कम हो जाएगा। तो आई एम लुकिंग एट टर्म्स ऑफ ट्रेड। बेसिकली इनकम्स कम है, इंपोर्ट्स कम है, तो इंपोर्ट्स की प्राइस गिर जाएगी। सो उससे हाँ, इंपोर्ट की प्राइस गिरेगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्लाइन होंगी, नहीं इंप्रूव होती हैं, सॉरी इंप्रूव होती हैं। सी गलत है, ए इज करेक्ट। दोबारा बताता हूं आपको, इनकम्स गिरी हैं बेटे सिर्फ रिसेशन की वजह से। इंपोर्ट्स की डिमांड कम, ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। सेविंग ज्यादा होती हैं, हम डर जाते हैं फ्यूचर के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है रिसेशन में, डी भी रिजेक्टेड। सी देखो, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी कब इंप्रूव होती हैं? जब इंपोर्ट सस्ती होती हैं। अब इंपोर्ट्स की डिमांड कम होगी तो वो सस्ती हो जाएंगी, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड यहाँ पे डिक्लाइन नहीं, इंप्रूव होगी। सो ऑप्शन ए। सबको क्लियर हो गया? लेट्स मूव ऑन, अब जल्दी से खत्म करते हैं। Increased international competition leads to a worsening in the current account balance. In the absence of any offsetting factors, how is this likely to affect the exchange rate and domestic cost push inflation? वो कहता है करंट अकाउंट बैलेंस जो है वर्सन हुआ है। दो चीजें पूछ रहा है, एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ेगा? डेप्रीशिएट करेगा। ऑप्शन रहेगी सी एंड डी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा? करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट होता, हाँ डेप्रीशिएशन होने से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स महंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी। सबको क्लियर? 28. Why are higher interest rates together with increased taxation and expenditure likely to cause domestic inflation? Higher interest rates and increased taxation on expenditure likely to cause domestic inflation. Taxes indirect हो, interest rates की वजह से क्यों ऐसा होगा? Cost of borrowing बढ़ेगी because the contractionary monetary policy will override expansionary fiscal policy. एक्सपेंशन नहीं है। अच्छा जी, because of the monetary and fiscal policy involved will reinforce each other? No. Because the expansionary monetary policy will override the contractionary? No. Because the monetary and fiscal policy involved will cancel out each other? D. सर ये बी है। B कैसे है? Because the monetary and fiscal policy involved will reinforce each other. इससे तो increase higher interest rates और increased taxation से परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। वो कहते हैं डोमेस्टिक डिफ्लेशन है, मैं इन्फ्लेशन ढूंढ रहा हूँ। थैंक यू।
ऑब्वियसली दोनों कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज में डिफ्लेशन आएगी. थैंक यू महिरा, मैं इन्फ्लेशन देख रहा था. बी इज करेक्ट. सर मनाल था. मनाल, वेल डन. मनाल, हाउ वाज योर P2? बताया तक नहीं? सर मैंने बताया था. Oh yeah, you told me. ठीक है. Number 29, sorry it's B. Yes. कल दोबारा वीडियो देख लीजिएगा. अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, दोनों कॉन्ट्रैक्शनरी डिफ्लेशन आएगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी. 29, which policy aimed at correcting a balance of trade deficit is an expenditure reducing policy? बता दो, अभी पूरा मॉडल आंसर लिख के आयो. D, imposition of protection tariffs. Good. 30, नहीं, reducing. B बोला था आप लोगों ने? जी सर. B ठीक है, sorry. Increase direct taxation. Which policy will not cause a reduction in the rate of inflation? Increasing income tax से तो inflation कम होगी, reducing government spending से भी कम होगी, reducing interest rate से बढ़ जाएगी. C. ठीक है जी? जी सर. Removing subsidies से भी तो inflation आ रही है. इसको क्यों उसने दिया? एक मिनट. Not cause a reduction in the rate of inflation. सब्सिडी हटने से कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. इंटरेस्ट रेट कम होने से भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी. क्यों उसने दिया? I would still think C. इन दो क्वेश्चंस पे आखिरी पे कल बात कर लेते हैं. अभी मुझे अगली क्लास स्टार्ट करनी, तो आई एम गोइंग. ठीक है बच्चों, that is it. I'll just finish posting the recording later.